दोस्तों, पूर्वी एशिया में प्रशांत महासागर में मौजूद है ताइवान देश, जो कि एक द्वीप राष्ट्र है। पूरा का पूरा द्वीप है। ये एशिया की जो मेनलैंड है, मुख्य भूमि है, उसके दक्षिण पूर्वी तट से यानी कि चाइना से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इसकी पोजीशन की खासियत आप इस तरह समझ सकते हो कि एशिया की मेनलैंड से थोड़ा दूर आपको एक फर्स्ट आइलैंड चेन नजर आएगी, जो कि जापान से शुरू होती है, ताइवान तक जाती है, आगे मलेशिया और फिलीपींस तक जाती है। इस पूरी चेन को फर्स्ट आइलैंड चेन कहा जाता है और इसी का हिस्सा है ताइवान। ये स्थिति इसे प्रशांत महासागर में एक सामरिक महत्व प्रदान करती है, यानी कि अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ इसका कंट्रोल आ जाता है। क्षेत्रफल की बात करोगे तो ये लगभग 36,197 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें छोटे बड़े सारे आइलैंड आ जाते हैं। लेकिन इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसके क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग 23.3 मिलियन से 24.1 मिलियन के बीच में है। हालांकि ये देश अब जनसंख्या नियंत्रण पर काम कर रहा है, लेकिन इस वक्त इसका जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, वो 665.4 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये बहुत ही ज़्यादा है। आपको याद होगा जब मैंने बांग्लादेश की बात की थी, दिल्ली और केरला की बात की थी, तब मैंने कहा था कि इन जगहों का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी जगह में बहुत से लोग रह रहे हैं। वही हाल कहीं ना कहीं ताइवान का भी है। बात करेंगे यहाँ की स्थिति के बारे में, तो इसके अक्षांश यानी लैटिट्यूड जो है वो 21 डिग्री 53 मिनट नॉर्थ से लेके 25 डिग्री 23 मिनट नॉर्थ तक जाते हैं। और देशांतर लॉन्गिट्यूड की बात करोगे तो 119.98 डिग्री ईस्ट से लेके 122.1 डिग्री ईस्ट तक ये जाता है। इस हिसाब से इसकी स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब चूंकि इसके अक्षांश यानी लैटिट्यूड 21 डिग्री 53 मिनट नॉर्थ से लेके 25 डिग्री 23 मिनट नॉर्थ तक जाते हैं, इसका मतलब जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो बिल्कुल इसके बीच से गुजरती है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके दक्षिणी हिस्से में आपको उष्णकटिबंधीय जलवायु देखने को मिलेगी, ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर थोड़े बहुत वर्षावन, रेन फॉरेस्ट वाले पेड़ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जब आप नॉर्थ के हिस्से को देखोगे तो यहाँ उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है, यानी कि सब ट्रॉपिकल, और साथ ही आर्द्र समुद्री जलवायु भी है। क्योंकि ये समुद्र के अंदर मौजूद है तो समुद्र की जलवायु का भी इस पे असर पड़ता है। अब ताइवान को अंदर से समझने से पहले हम इसकी समुद्री सीमाएं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझ लेते हैं। समुद्री सीमाएं देखें तो उत्तर में ये पूर्वी चीन सागर से जुड़ता है, पूर्व में ये प्रशांत महासागर से जुड़ता है, दक्षिण में ये बाशी चैनल से जुड़ता है जो इसे फिलीपींस से अलग करता है, और पश्चिम में ये ताइवान जलडमरूमध्य से जुड़ता है। ताइवान जलडमरूमध्य काफ़ी खास है क्योंकि ये इसे चाइना से अलग करता है और इसकी चौड़ाई लगभग 130 किलोमीटर के आसपास है। याद रखिए, दशकों तक ये चाइना और ताइवान के बीच में एक बफर जोन बन के रहा था, जिससे कि ताइवान को तकलीफ ना हो, चाइना अंदर ना घुसे। लेकिन हाल ही में इसका उल्लंघन कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि 2019 और 20 के अंदर चीन की सेना ने कहीं ना कहीं यहाँ पर विमान पार्क किए थे, और अभी भी बहुत सी गतिविधियां चल रही है क्योंकि चीन अब बेकाबू होता जा रहा है और कहीं ना कहीं ताइवान पर वो अपना कंट्रोल पूरी तरह चाहता है, और आज की तारीख में वो उसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कह के पुकारता है, और कहीं ना कहीं वो चाइना का ही हिस्सा मानता है उसको। बात करें ताइवान की राजधानी और प्रमुख महानगरीय क्षेत्र के बारे में, तो यहाँ की राजधानी है ताइपे, जो यहाँ का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है, और महानगरीय क्षेत्र है ताइपे महानगरीय क्षेत्र। इसमें ताइपे शहर, न्यू ताइपे सिटी और किलुंग तीनों आते हैं। इसमें याद रखना कि जो न्यू ताइपे सिटी है वो जनसंख्या के मामले में ताइवान का सबसे बड़ा शहर है, और आर्थिक आधार भी इसको माना जाता है, इस पूरे महानगरीय क्षेत्र को, क्योंकि जनसंख्या और जितनी भी चीज़ें बनती हैं, आपको पता है हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर चलती है ताइवान के अंदर, वो सब इसी क्षेत्र के अंदर चलती है। वैसे तो आसपास के क्षेत्र में भी चलती है, लेकिन ये इसका केंद्र है। अगर ताइवान के प्रशासनिक विभाजन को समझा जाए कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, तो यहाँ पर 22 मुख्य प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, जिसमें सबसे पहले हैं 6 विशेष नगर पालिकाएं। इसमें ताइपे, न्यू ताइपे, लाओ युआन, ताइचुंग, ताइनान और काओशुंग आते हैं। हमारे देश में जैसे लोग दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बड़े शहरों में काम ढूंढने जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर लोग काम ढूंढने आते हैं ताइवान के। लगभग 66% जनसंख्या को ये 6 नगर पालिकाएं ही हैं जो कवर करती हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा ताकत किसके पास होगी? इन्हीं के पास है। फिर आती हैं 13 काउंटीज, जिसमें आपको बेसिकली ग्रामीण इलाके देखने को मिलेंगे, जैसे नांटो या फिर हुआलियन या पेंगहू, इस टाइप की। और आखिर में आते हैं प्रांतीय शहर। 3 प्रांतीय शहर हैं, जिसमें एक है किलुंग, एक है सिंचू और एक है चियाई।
इस तरीके से टोटल 22 इकाइयां हो जाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है? नगर पालिकाओं के पास है। अब इस बात को आप समझ सकते हो। हालांकि इन 6 नगर पालिकाओं के पास इतनी ताकत और संसाधन होने की वजह से बाकी हिस्से जो हैं, जो ग्रामीण हिस्से हैं, पर्वतीय हिस्से हैं, उनका विकास थोड़ा पीछे जरूर रह गया है। इसके अलावा इन 6 नगर पालिकाओं की जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ज्यादा है, दिल्ली वाला हाल है, ऐसा समझ के चलो आप। तो इस हिसाब से वहां पर जनसंख्या ज्यादा है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि ये जनसंख्या नियंत्रण पर काम कर रहे हैं, पर यह चीज एक समस्या का विषय बनती है। अब बात यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं की जाए तो ताइवान ऊंचे पहाड़ों वाला द्वीप माना जाता है। इस द्वीप का लगभग 2/3 पूर्वी हिस्सा, ईस्टर्न पार्ट अगर आप देखोगे तो ये खड़ी पर्वत श्रृंखलाओं से बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये पूरा इलाका जो है कहीं ना कहीं रिंग ऑफ फायर के आसपास आता है। इसी वजह से यहाँ पर लगातार भूकंप आते रहते हैं, भूकंपों की चपेट में रहता है। इस वजह से यहाँ पर भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड चलती रहती है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। 5 पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलेंगी जो उत्तर से दक्षिण तक हैं। इसमें सबसे पहले आती है युशान पर्वत श्रृंखला, जिसमें युशान जो है सबसे ऊंचा शिखर है 3952 मीटर की ऊंचाई पर। दूसरा शिवशान पर्वत श्रृंखला, शिवशान ये थोड़ा मिलता हुआ नाम है। स्नो माउंटेन इसकी सबसे ऊंची चोटी है 3886 मीटर की ऊंचाई पर। तीसरा है सेंट्रल माउंटेन रेंज, ये जो है सबसे खास है क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच है देश के। इसमें शिव गुलवान माउंटेन है, शिव गुलवान नाम की एक चोटी है जो कि लगभग 3825 मीटर ऊंची है। फिर आप चलोगे तो अलीशान श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। डाटा माउंटेन यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है 2663 मीटर की ऊंचाई पर। और आखिर में हेयान श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। शिंगान माउंटेन इसकी सबसे ऊंची चोटी है 1682 मीटर की ऊंचाई पर। अब इसमें ये जो आपको बीच में केंद्रीय पर्वत श्रृंखला देखने को मिल रही है सेंट्रल माउंटेन रेंज, इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है ताइवान के अंदर। ये जो है अपनी ऊंचाई और उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर फैलाव के कारण ये जो है अपनी एक प्राकृतिक दीवार का काम करती है। वर्षा और जलवायु पर इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि जब भी मानसूनी हवाएं आती हैं तो ये जो पर्वत श्रृंखला है इन हवाओं को रोक लेती है। इससे एक तरफ तो बहुत बारिश होती है और दूसरी तरफ बारिश कम होती है, तो अलग अलग पैटर्न बन जाता है। द्वीप का जो विभाजन है कहीं ना कहीं यही पर्वत श्रृंखला करती है। जो पश्चिमी पक्ष आपको नजर आ रहा है यहाँ आपको सघन आबादी देखने को मिलेगी और पूर्वी पक्ष आपको नजर आ रहा है यहाँ आपको कम आबादी देखने को मिलेगी। यही कारण है कि पूर्वी ताइवान के लिए पहाड़ों को पार करने वाला जो परिवहन होता है, जैसे लिंक सड़कें वगैरह बनी हुई है, रेल वगैरह बनी हुई है, वो अक्सर महंगी होती है क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो सफ़र होगा ये बड़ा खतरनाक होगा। इसको बनाने में भी बहुत पैसा लगा है, तो वो जो पैसा है उसका बोझ लोगों पे ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये मुसीबत का काम भी करती है, बाधा का काम भी करती है। तो दोस्तों ये हो जाता है ताइवान का बेसिक भूगोल। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।